Good evening, students. So this is our lecture number 2 on the Code of Civil Procedure 1908. आज के अपने लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द स्टेप्स इन सिविल प्रोसीजर. अपने लास्ट लेक्चर में मेरा अटेम्प्ट यही था कि स्टेप्स इन सिविल प्रोसीजर को मैं कंप्लीट कर दूं, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट लेक्चर मैं डेडिकेट कर देता हूं. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक की जो रेलेवेंस है वो ये है कि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा कि कहाँ से एक सूट इंस्टीट्यूट होता है और कहाँ पे जाके एक डिग्री पास होती है. जब हमने बीएनएसएस को पढ़ा था वहाँ पे भी हमने पूरे प्रोसीजर को समझा था कि 173 के अंदर एफआईआर रजिस्टर होती है, 175 के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर आती है, 176 के अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है, 180 के अंदर विटनेसेस को पुलिस स्टेशन बुलाने की पावर है पुलिस ऑफिसर के पास, 181 के अंदर उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करने की पावर है पुलिस ऑफिसर के पास, 183, 187, 190, 193, 207, 210 ये हमने सेक्शन बाय सेक्शन पूरे प्रोसेस को समझा था क्रिमिनल केस में. ठीक है, तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम पूरे सिविल प्रोसीजर को समझेंगे कि कहाँ पे एक सिविल केस इंस्टीट्यूट होता है और कहाँ पे जाके फाइनली डिग्री पास होती है. इज दैट क्लियर? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो आगे जो भी लेक्चर्स मैं बनाऊंगा उसको समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, उसको आप प्रॉपरली रिलेट कर पाओगे. ठीक है, अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. वहां पर आपको जो भी लेक्चर्स मैं बनाता हूं उसके नोट्स फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएंगे. ठीक है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. शुरू करते हैं अपने लेक्चर को. यहाँ से नहीं करते हैं, हम नीचे से करते हैं बिकॉज स्टेप्स काफ़ी सारे होने वाले हैं एंड विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट. ठीक है, हाँ यहाँ से शुरू करते हैं. ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी स्टेप्स इन सिविल प्रोसीजर. इसकी रेलेवेंस मैंने आपको समझा दी कि इस टॉपिक की रेलेवेंस क्या है. ठीक है, अब जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है एक सिविल प्रोसीजर में दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन. आप लोग, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा, आप लोग बड़ा लिख लीजिएगा. वैसे भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे बट स्टिल अगर आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स वगैरह खुद अपने मन से लिखने तो उसको लिख लीजिएगा. ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन. अब क्या होता है कॉज ऑफ एक्शन? ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था बट मैं दोबारा समझा दे रहा हूं. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ठीक है, ए का जो प्रॉमिस था उसने उसको फुलफिल कर दिया, जो उसकी ऑब्लिगेशन थी उसको फुलफिल कर दी. सपोज कुछ पर्टिकुलर गुड्स को उसको सप्लाई करना था, उसने सप्लाई कर दिया. अब जब बी की बारी आई कि उस गुड्स का पैसा पे करे तो बी ने पैसे पे करने से मना कर दिया, या उसने पैसा पे करने से मना कर दिया, या फिर जो अमाउंट डिसाइड हुआ था उससे कम अमाउंट पे कर दिया. ठीक है, अब यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट में ए का ये राइट था कि जो गुड्स उसने सप्लाई किए हैं उसके लिए वो पेमेंट रिसीव करे बी से. अब बी ने यहां पर ये जो ए का राइट था उसको नहीं दिया. ठीक है, तो हमने एक मैक्सिम पढ़ा है उबीजियस इबी रेमेडियम, जिसका मतलब क्या होता है वेयर एवर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. ठीक है, तो ए का राइट है कि वो पैसा रिसीव करे बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. अब वो राइट क्योंकि उसका फुलफिल नहीं हुआ है तो वो रेमेडी के लिए कोर्ट में जाएगा. ठीक है, और कोर्ट जो है वो उसका अधिकार दिलाएगा. ठीक है, तो यहां पे कॉज ऑफ एक्शन क्या निकल के आया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट A is entitled to receive the money from B and for that he can approach the court. Is that clear? ठीक है, तो पहला स्टेप यहां पे क्या है? The existence of cause of action. ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे. अब कॉज ऑफ एक्शन आपके पास आ गया. सपोज ए के पास कॉज ऑफ एक्शन आ गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का. तो अब ऐसा थोड़ी है कि जज अपने आप ही सब कुछ जान जाएगा कि भैया ए के साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है और इसका ये राइट है, ये राइट इसका इस राइट के हिसाब से इसको कंपेंसेशन या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलना चाहिए. ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं. तो अब सेकंड स्टेप क्या आएगा? ए जो है वो कोर्ट को अप्राइज कराएगा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है. और वो अप्राइज कैसे कराएगा? बाय फाइलिंग द प्लेंट. ठीक है, अब प्लेंट कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है? इट कंटेन्स, व्हाट द प्लेंट एक्चुअली कंटेन्स मैं आपको ये बता रहा हूं. इट कंटेन्स द सेट ऑफ फैक्ट्स and circumstances
which constitutes the cause of action। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेप हमारा आता है सिविल प्रोसीजर में वो आता है प्लेंट की फाइलिंग। अच्छा, प्लेंट दिखता कैसा है? मतलब मैंने आपको बता दिया कि भैया प्लेंट आपको फाइल करना है, लेकिन ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्लेंट दिखता कैसा है। ठीक है, मैंने आपको जब बीआरएसएस पढ़ाया था तो वहाँ पे भी आपको एक आइडिया दिया था कि एफआईआर चार्जशीट वगैरह कैसी दिखती है, तो वैसे मैं आपको बताऊँ प्लेंट कैसा दिखता है। देखिए, सपोज ये आपका प्लेंट एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, इसमें एनेक्शर्स होते हैं, वकालतनामा होता है, ठीक है, एफिडेविट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब लोग आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। मैं अभी आपको बस एक आइडिया देने के लिए समझा दे रहा हूँ। ठीक है, प्लेंट में टॉप पे कोर्ट का नाम आता है, ठीक है, फिर पार्टीज का नाम आता है, यहाँ बीच में वर्सेस लिखा आता है, फिर उसके बाद यहाँ लिखा आता है मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो इट। ठीक है, उसके बाद प्लेंट में सारे फैक्ट्स होते हैं, ये पॉइंट्स में होते हैं। सपोज ये आपका प्लेंट है तो इसमें ऐसे पॉइंट्स होंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, जिसमें क्या होगा ना कि जो प्लेंटिफ होगा, अब प्लेंट कौन फाइल करता है ये भी ध्यान रखिएगा, प्लेंटिफ फाइल करता है। ठीक है, तो प्लेंट में क्या होगा, पूरे फैक्ट्स होंगे। फैक्ट्स क्या होंगे, वो बताएगा कि भैया देखो ये फैक्ट था, मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था बी के साथ, ये देखो एनेक्शर 1 के अंदर मैंने प्रूफ लगा दिया है कि एनेक्शर 1 के अंदर प्रूफ लगा दिया कि देखो ये कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी है और बी को मैंने इतना पेमेंट करने के लिए कहा था, अब उसने पेमेंट नहीं किया। ऐसा आपका प्लेंट होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि प्लेंट दिखता कैसा है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अब एक सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि आखिर एक सूट इंस्टीट्यूट कब होता है। ठीक है, एक सूट हम कब कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट हो गया है, तो इसके लिए हम लोग रेफर करते हैं सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी को। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सेक्शंस और ऑर्डर्स के डिफरेंस को समझा दिया था ना, और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे कि कौन सा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हम लोग अप्लाई करते हैं सीपीसी में, अलॉन्ग विद दैट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है सीपीसी के, सारे टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं अगर आपको सेक्शंस और ऑर्डर्स का डिफरेंस समझना है तो। ठीक है, तो सेक्शन 26 क्या कहता है, अभी इसका बस क्लॉज 1 हमें देखना है। It says every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed। अभी ये और in such other manner यहां तक का आप स्किप कर दीजिए, बस इतना ध्यान दीजिए क्योंकि इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी ऑर्डर सेक्शन को मैं भी रेफर करने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि बस ये डन हो गया, अभी जब हम लोग सब्सिक्वेंट लेक्चर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वहां पर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहां पर क्या कहता है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। तो सेक्शन 26 क्लॉज 1 ये चीज क्लियर कर देता है कि एक सूट कब इंस्टीट्यूट होता है, विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। मतलब जैसे ही प्लेंट को प्रेजेंट कर दिया जाता है तब ही सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है। मतलब हमारा सूट कौन से स्टेप पे इंस्टीट्यूट हुआ है, सेकेंड स्टेप पे। समझ में आ गया आपको ये चीज? ठीक है, अच्छा अब इसमें कुछ चीजें और देखते हैं। अब सेकेंड स्टेप के लिए हमने सेक्शन 26 को रेफर किया था। अलॉन्ग विद दैट सेक्शन 26 के साथ में हम लोग रेफर करते हैं ऑर्डर 4 रूल 1 क्लॉज 1। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब इसके बाद मैं शॉर्ट में लिखूंगा लाइक O4 ऐसे करके लिखूंगा, ऑर्डर को O4 लिखूंगा, आप लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, मतलब मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट में लिख दूंगा जल्दी जल्दी में, लेकिन आप कैसे लिखोगे, आप पूरा लिखोगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं ये चीज अपने बीएनएसएस के लेक्चर में कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है। शॉर्ट फॉर्म आपको यूज नहीं करने एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आप लिखोगे ऑर्डर और इसको रोमन नंबर में लिखोगे। रूल्स वगैरह को न्यूमेरिकल फॉर्म्स में लिख सकते हो, लेकिन जब भी ऑर्डर लिखोगे तो हमेशा रोमन नंबर यूज करोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम लोग रेफर करते हैं एक बार ऑर्डर 4 रूल 1 क्लॉज 1 को। देखते हैं ऑर्डर 4 रूल 1 क्लॉज 1 क्या कहता है। ये रहा, suit to be commenced by plaint, every suit shall be instituted by presenting plaint in duplicate to the court or such officer as it appoints in this behalf। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्लेंट आप सबमिट करोगे कोर्ट में उसकी 2 कॉपीज जाएंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक ओरिजिनल प्लेंट बना दिया और उसका जेरोक्स कर दिया, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब यहां पर ये है, डुप्लीकेट का मतलब यहां पर ये है कि प्लेंट की 2 ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में जाएंगी। ठीक है, प्लेंट की 2 ओरिजिनल कॉपी आपको कोर्ट में सबमिट करनी है। क्या लिखा है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग प्लेंट इन डुप्लीकेट। यहां डुप्लीकेट को अगर आप चाहें तो डायरेक्ट में लिख सकते हैं ओरिजिनल कॉपी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जीरोक्स निकाल के आपने भेज दिया, ओरिजिनल कॉपी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये कैसे होगा,
अब सेक्शन 26 के बाद हम कहाँ चले गए? ऑर्डर फॉर रूल 1 क्लॉज 1 में। अब सपोज आपको डायरेक्शन दिया गया है कि प्लेंट की आपको 2 ओरिजिनल कॉपी सबमिट करनी है। अब सपोज आपने नहीं किया, देन व्हाट विल हैपन? देन यू विल रेफर टू ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज ई। ठीक है, आइए देखते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज ई क्या कहता है। इतना घबराइए मत कि बहुत सारे ऑर्डर सेक्शंस में भरे हुए कैसे याद होगा, जितनी बार रिवाइज करते रहिए सब याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ऑर्डर 7 रूल 11 डील्स विथ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, और इसका क्लॉज ई, इसके बाद हेड नोट पढ़ते हैं, द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। पहला ये क्लॉज ई का केस क्या कहता है, वेयर इट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट। मतलब अगर आपने ऑर्डर 4 रूल 1 क्लॉज 1 से कंप्लाई नहीं किया तो द कोर्ट विल रिजेक्ट द प्लेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, और साथ ही साथ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के साथ में सूट को डिसमिस भी किया जा सकता है। ठीक है, सूट का डिसमिसल भी हो सकता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 9 रूल 2। तो स्टेप 2 में आपको कौन कौन से सेक्शंस को ध्यान रखना है? सेक्शन 26, ठीक है, ऑर्डर 4 रूल 1 क्लॉज 1, ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज ई एंड ऑर्डर 9 रूल 2। ठीक है, अब डिसमिसल और रिजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग आगे समझेंगे, उसको अभी समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना होप सो आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो आपका थर्ड स्टेप है, दैट इज नंबरिंग ऑफ प्लेंट। ठीक है, अब नंबरिंग ऑफ प्लेंट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। आप नंबरिंग ऑफ प्लेंट के लिए प्लेंट को लेके जाते हैं फैसिलिटेशन सेंटर। दिल्ली में आपको फैसिलिटेशन सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी में इसको हम सुविधा केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में सुविधा केंद्र भी कहते हैं। यहां पर हम इसको लेके जाते हैं। ठीक है, अब नंबरिंग ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर पे हम लोग क्या क्या लेके जाएंगे? 2 ओरिजिनल कॉपीज लेके जाएंगे। इसको लिख लीजिए, अगर आप लिख लीजिए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। 2 ओरिजिनल कॉपीज लेके जाएंगे, वेरिफिकेशन लेके जाएंगे। ये सब क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, प्लस एफिडेविट। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लेके फैसिलिटेशन सेंटर जाएंगे। फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर एक सीएनआर नंबर दिया जाएगा आपको, जिसे हम कहते हैं केस नंबर रिकॉर्ड। ठीक है, इसे हम कहते हैं केस नंबर रिकॉर्ड। ये आपको दिया जाएगा। मतलब बेसिकली केस नंबर रिकॉर्ड क्या है मैं आपको समझा देता हूं, कि जो आपका सूट है ना उसको एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद डेट, टाइम एंड कोर्ट नंबर आपको बताया जाएगा। ठीक है, डेट, टाइम एंड कोर्ट नंबर आपको बताया जाएगा। किसको बताया जाएगा? प्लेंटिफ को बताया जाएगा, जब उसको कोर्ट में अपीयर होना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया नंबरिंग ऑफ प्लेंट के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप जो है बेसिकली, मतलब इसको स्टेप तो नहीं कहना चाहिए, बट ये कहीं ना कहीं से रिलेट ही करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑफिस ऑब्जेक्शंस। अच्छा, ऑफिस ऑब्जेक्शंस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तीनों स्टेप समझ में आ गए। पहला है कॉज ऑफ एक्शन का एग्जिस्ट करना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर प्राइमा फेसाई कोई भी कॉज ऑफ एक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा ना, तो जो आपका प्लेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड हमने समझा कि प्लेंट को फाइल किया जाएगा बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, प्लेंट क्या कंटेन करेगा? इट विल कंटेन द सेट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने समझा कि हम प्लेंट की नंबरिंग के लिए फैसिलिटेशन सेंटर जाएंगे। ठीक है, जहां पर उसको एक सीएनआर नंबर दिया जाएगा एंड अलॉन्ग विद दैट आपको अप्राइज किया जाएगा इस रिगार्डिंग कि आपको किस टाइम पे, किस डेट पे, किस कोर्ट रूम में आना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब ये ऑफिस ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं? सपोज आपने जो प्लेंट फाइल किया है, ठीक है, ये आपका प्लेंट है जो आपने फाइल किया है, इसमें ना बहुत प्रकार की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट जैसे मैं आपको बताता हूं, छोटे मोटे एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे वकालतनामा जाता है। ठीक है, अब वकालतनामा में 2 रुपए का स्टैंप लगता है। ठीक है, अब मान लो अगर ये 2 रुपए का स्टैंप नहीं लगा है, तो जो रीडर है ना वो इसको आपके प्लेंट को रिटर्न कर देगा और कहेगा कि जो भी इसमें दिक्कतें हैं ना उसको पहले सही करो। मतलब क्या, 2 रुपए का स्टैंप लगाओ। ठीक है, और आपको बता देता हूं, जैसे एफिडेविट होता है, इट शुड बी प्रॉपरली नोटराइज्ड।
किसी नोटरी से इसको नोटराइज कराना होता है, ठीक है। अब अगर आपने नोटराइज नहीं कराया तो ये भी एक प्रॉब्लम है। यहां पर क्या करेंगे, जब भी आप सबमिट करेंगे प्लेंट को तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि मतलब आपको बता दिया जाएगा, जैसे मान लो आप जब भी कोई प्लेंट को सबमिट करते हो ना और उसमें कोई कमी है तो वहां पर क्या क्या डिफेक्ट हैं वो आपको बता दिए जाते हैं और आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि विद इन 7 डेज जो भी ये डिफेक्ट्स है ना इनको क्योर करो, जिसको हम कहते हैं बेसिकली ऑफिस ऑब्जेक्शंस। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक बेल केस में अपीयर हुआ था, ठीक है। बेल के मैटर में होता क्या है, बेल के मैटर में ये होता है कि जब आप कोर्ट को अप्रोच करते हो, सपोज हाई कोर्ट को आप अप्रोच करते हो एंटिसिपेटरी बेल के लिए, ठीक है, एंटिसिपेटरी बेल का वो मैटर था, तो वहां पर जो विक्टिम का नाम होता है ना, विक्टिम के नाम को आपको हाइड करना होता है। अगर आपने हाइड नहीं किया है तो इट विल लीड टू ऑफिस ऑब्जेक्शंस और जो आपकी एप्लीकेशन है उसको रिटर्न कर दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि देखिए ये आपके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, इसको सही करिए। समझ में आ गया आपको ये चीज, ठीक है, ओके। तो 4th स्टेप भी आपको क्लियर हो गया, ऑफिस ऑब्जेक्शंस। अब हम लोग बढ़ते हैं 5th स्टेप की तरफ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब सपोज ऑफिस ऑब्जेक्शंस भी क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, आपने मतलब प्रॉपरली जो भी डिफेक्ट्स है उसको क्योर कर दिए, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा, अ डेट विल बी स्टिपुलेटेड, डेट विल बी स्टिपुलेटेड जिस दिन द प्लेंटिफ विल हैव टू अपीयर, ठीक है। सबसे पहले प्लेंटिफ जो है वो अपीयर होंगे। अच्छा, अब आप सोचेंगे डिफेंडेंट क्यों नहीं अपीयर हो रहा है? अरे भैया अभी आपने सूट फाइल किया है, अभी जरूरी थोड़ी कि आपने डिफेंडेंट को बता के सूट फाइल किया कि भैया मैं तुम्हारे अगेंस्ट में सूट फाइल कर रहा हूं, ठीक है। अब आप अपीयर होंगे तो यहां पर क्या होगा, जो कोर्ट है इट विल साइन द समन्स ऑर्डर, ठीक है। द कोर्ट विल साइन द समन्स ऑर्डर, ठीक है। और समन्स ऑर्डर के साइन होने के बाद 7 days विल बी गिवन टू पे द प्रोसेस फी। अच्छा, अब ये क्या होता है प्रोसेस फी, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक सिविल मैटर और एक क्रिमिनल मैटर ना कंप्लीटली अपोजिट होता है इस मामले में कि सिविल मैटर में जो भी खर्चे होते हैं ना वो प्लेंटिफ को उठाना पड़ता है। मतलब जो समन्स को सर्व करने में जो भी खर्चा आएगा, जो भी पोस्टल चार्जेस आएंगे, ठीक है, ये कौन पे करेगा? ये प्लेंटिफ पे करेगा, ठीक है। क्रिमिनल मैटर में सिस्टम पूरा डिफरेंट होता है क्योंकि आपको पता है वहां पर स्टेट जो है वो विक्टिम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सिविल मैटर में क्योंकि एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ही खाली इन्वॉल्व होता है, वहां पर उस इंडिविजुअल को ही जितने भी खर्चे हैं वो बेयर करने पड़ते हैं। तो प्रोसेस फी आपका क्या होता है? बेसिकली पेमेंट होती है जो आपको ऑनलाइन करनी पड़ती है, ठीक है, ऑनलाइन आपको करनी पड़ती है। जब आप वो पेमेंट कर देते हो ना उसके बाद ही जो समन्स है वो सर्व होते हैं। और प्रोसेस फी पे करने के लिए आपको 7 दिन दिए जाते हैं कि जल्दी से भैया पे करो ताकि जो समन्स है वो हम डिफेंडेंट को सर्व कर सकें, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये चीज़, ठीक है। अच्छा, ये 7 days वाला जो बात है कि 7 दिन आपको हमने दिए हैं प्रोसेस फी पे करने के लिए, कहाँ पे दिया हुआ है? दिस इज गिवन अंडर ऑर्डर 7 रूल 9। आइए ये भी देख लेते हैं एक बार, ऑर्डर 7 रूल 9। होप सो मैंने इसको इंक्लूड किया हो, हाँ मैंने किया है। ये देखिए, प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द समन्स बी सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट्स इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 9 ऑफ ऑर्डर 5. It will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on plain paper as there are defendants within 7 days from the date of such order along with requisite fee for service of summons on the defendant. देखिए इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अब सपोज जो आपका मैटर है वो ऐसे है, A वर्सेस B, C, D एंड E, ठीक है, ये आपका मैटर है। इसमें एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, 4 डिफेंडेंट है, ठीक है। तो हम आपको 7 दिन दे रहे हैं जिस बीच में आपको पीएफ पे करना है, दैट इज द प्रोसेस फी, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो प्लेंट है, अब इसमें टोटल कितने डिफेंडेंट है? 4 है ना, तो आपको प्लेंट की 4 कॉपीज देनी पड़ेगी, ठीक है। प्लेंट की 4 कॉपी, देखिए क्या लिखा है, इट विल डायरेक्ट द प्लेंटिफ टू प्रेजेंट एज मेनी कॉपीज ऑफ द प्लेंट ऑन प्लेन पेपर एज देयर आर डिफेंडेंट्स within 7 days from the date of such order along with requisite fee for service of summons on the defendants. जो आपका ये requisite fee है ना, इसी को हम कहते हैं पीएफ या फिर इसको आप कह सकते हो प्रोसेस फी भी, ठीक है। तो जो समन्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। बेसिकली एक एनवेलप होगा, उसमें समन्स का जो ऑर्डर होगा जज के द्वारा साइंड वो डाला जाएगा,
ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर मान लो 4 डिफेंडेंट हैं, चारों के चारों अलग अलग एड्रेस पे रहते हैं, तो चारों को अलग प्लेंट की कॉपी आपको सबमिट चारों को अलग अलग समन्स भेजने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो प्लेंट है, अब जितने भी डिफेंडेंट होंगे उतनी उसकी कॉपीज बनाई जाएगी। ठीक है, और उस एनवेलप के अंदर प्लेंट को डाला जाएगा। जितने भी मतलब आपके डिफेंडेंट्स होंगे ना, उतने एनवेलप्स होंगे, उसके अंदर जज का साइन समन्ड ऑर्डर होगा एंड अलॉन्ग विद दैट प्लेंट की कॉपी होगी। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली चीजें समझा रहा हूं, ये थियोरटिकल नहीं है, इट इज प्रैक्टिकल। ये सब चीजें आपको किताबें में नहीं मिलेंगी, ये सब चीजें आप तभी सीख पाओगे जब आप कोर्ट जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि कोर्ट जाना कितना इंपॉर्टेंट है, अब आप समझ ही गए होगे। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया आपको ये चीज। ठीक है, तो बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 7 रूल 9 आपके पास 7 दिन होता है जिस बीच में आपको प्रोसेस फी पे करना होता है। ठीक है, ठीक है, समन्स ऑर्डर साइन हो गए। ठीक है, अच्छा ये भी जान लीजिए कि अगर ऑर्डर 7 रूल 9 से कंप्लाई नहीं किया आपने, तो अगेन इट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। ठीक है, चलो इसको अगर आप और भी अच्छे समझना चाहें तो रूल 11 क्लॉज एफ। ठीक है, जो आपका प्लेंट है इट विल बी रिजेक्टेड अगर 7 दिन के अंदर आपने पीएफ फाइल नहीं किया है, तो अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज एफ। ठीक है, अच्छा इतना आपको समझ में आ गया। हमने एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमारे पास आया कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन के बाद हमने प्लेंट फाइल किया। प्लेंट में हमने कुछ चीज़ें समझी कि सूट जो है वो इंस्टीट्यूट होता है विद द फाइलिंग ऑफ विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। अगर आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी सबमिट नहीं करेंगे तो क्या होगा, सॉरी आपको पहले प्लेंट की डुप्लीकेट कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, दैट इज 2 ओरिजिनल कॉपीज। एंड अगर आप उसको सबमिट नहीं करते हैं तो इट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिसमिसल ऑफ प्लेंट। ये हमने समझ लिया। फिर हमने नंबरिंग ऑफ प्लेंट के बारे में समझ लिया, सीएनआर नंबर, किस टाइम पे आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। ऑफिस ऑब्जेक्शन समझ लिए। ठीक है, कि अगर आपने प्लेंट सबमिट किया है, ठीक है, उसमें कोई भी डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट आपको अप्राइज किया जाएगा, आपको बताया जाएगा ये डिफेक्ट है, इसको क्योर करो। ठीक है, फिर हमने समझा कि डेट आपको स्टिपुलेट किया जाएगा जिस दिन प्लेंटिफ को अपीयर होना है। तो जब प्लेंटिफ अपीयर हो जाएगा तो उस दिन सबसे पहले चीज़ क्या होगा, कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेगा। अगेन इसमें भी कॉग्निजेंस होता है, कोर्ट भी मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए ना कि एक कॉज ऑफ एक्शन एग्जिस्ट करता है। और द मोमेंट ही विल बी द कोर्ट विल बी सेटिस्फाइड कि देयर डू एग्जिस्ट अ सिविल मैटर, व्हाट दे विल डू इज दे विल साइन द समन्स ऑर्डर। ठीक है, समन्स ऑर्डर के साइन होने के बाद आपको 7 दिन दिया जाएगा जिस बीच में आपको प्रोसेस फी पे करना है। और अगर आपने प्रोसेस फी पे नहीं किया तो व्हाट इट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज एफ। इतना समझ में आपको आ गया। ठीक है, अब आते हैं 6th स्टेप पे, दैट इज द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। ठीक है, अब इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द डिफेंडेंट विल अपीयर विद द रिटन स्टेटमेंट। अब WS क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जो आप प्लेंट सबमिट करते हो ना, ये उसका रिप्लाई होता है। द रिटन स्टेटमेंट इज बेसिकली द रिप्लाई ऑफ द प्लेंट। अब मैं इसको समझाता हूं ये कैसा दिखता है। ठीक है, अब आपने प्लेंट में पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब वो 10 पॉइंट दिए थे। तो रिटन स्टेटमेंट में क्या होगा, पॉइंट वाइज रिप्लाई होगा। ठीक है, जो पॉइंट 1 होगा उसका रिप्लाई होगा, पॉइंट 2 का रिप्लाई होगा, पॉइंट 10 का रिप्लाई होगा। अलॉन्ग विद दैट रिटन स्टेटमेंट में एडिशनल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, देयर मे बी एडिशनल पॉइंट्स इन द रिटन स्टेटमेंट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 10 पॉइंट है तो बस उनका रिप्लाई आ गया। रिटन स्टेटमेंट में क्या पता जो डिफेंडेंट है वो सेट ऑफ क्लेम कर ले, ठीक है, या फिर वो काउंटर क्लेम डाल दे। ये सब चीजें क्या होती है हम लोग आगे समझेंगे। इन शॉर्ट आपको समझा दूं, सेट ऑफ का मतलब ये है कि प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट से पैसे मांग रहा है। डिफेंडेंट ने बोला कि प्लेंटिफ भाई तुम्हारे पास तो पहले से ही मेरे बहुत सारे पैसे बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिटन स्टेटमेंट में उसने बोला कि देखो भाई प्लेंटिफ के पास मेरे इतने पैसे पहले से पड़े हुए हैं, तो जो पैसे पड़े हुए हैं ना उसको आप एडजस्ट कर लेना साथ में। ठीक है, ये बता रहा हूं आपको एग्जांपल के लिए। तो यहां पर क्या हुआ, एडिशनल पॉइंट्स डाल दिए रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ने। ठीक है, अब एक और चीज आता है, इसी में आता है इंट्रोगेटरीज भी। इंट्रोगेटरीज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो प्लेंट में कोई ऐसा पॉइंट है जो कि डिफेंडेंट को समझ ही नहीं आया, तो ही में फाइल फॉर इंट्रोगेटरीज कि भैया मुझे ये समझाओ कि ये पॉइंट तुम क्या क्लेम कर रहे हो। तो वहां पर जो प्लेंटिफ है ही विल फाइल अ इंट्रोगेटरी। अब मतलब ये सब चीजें थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं बस आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, और इंट्रोगेटरी फाइल करना डिस्क्रिशनरी होता है।
मगर ये ध्यान रखिएगा कि जो WS है इट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरली फाइल करना पड़ता है डिफेंडेंट को, ठीक है। अच्छा, अब सपोज क्या हुआ, ये आपका प्लेंट था, ठीक है, इसका आया रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट में सपोज 11, 12 एंड 13 एडिशनल पॉइंट्स थे, तो भैया जो प्लेंटिफ है उसको तो एडिशनल पॉइंट्स का रिप्लाई देना पड़ेगा ना। तो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद आपका फाइल होता है रेप्लिकेशन, एंड दैट इज द रिप्लाई टू रिटर्न स्टेटमेंट। रेप्लिकेशन इज बेसिकली द रिप्लाई टू रिटर्न स्टेटमेंट, अगर उसमें कोई एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए गए हो तो। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब सपोज रेप्लिकेशन के अंदर प्लेंटिफ ने और भी एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर दिए, सपोज पॉइंट नंबर 14, 15, 16 ये सब ऐड कर दिया, ठीक है। तो रेप्लिकेशन का जो रिप्लाई आएगा इसे हम कहते हैं रीजॉइंडर, ठीक है। और रीजॉइंडर कौन सबमिट करेगा? डिफेंडेंट। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आपको लगेगा भाई थोड़ा सा दिक्कत तो है इसमें, लेकिन बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, एकदम चल रही है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस चीज़ों को फॉलो अप करते रहिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली आपका पूरा प्रोसेस था, ठीक है। अब इस प्रोसेस के बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है, आई गेस वी आर ऑन द 7th स्टेप, देयर वुड बी फर्स्ट हियरिंग। ये सारी चीजों को फाइल करने के बाद क्या होगा? फर्स्ट हियरिंग होगी, जहां पर एडमिशंस एंड डिनायल्स विल बी मेड। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूं आपको। इसका मतलब यह है कि अब भैया प्लेंटिफ ने कुछ एडमिशंस किए थे, मतलब कुछ पॉइंट्स रेस किए थे, ठीक है। तो अब जो डिफेंडेंट है वो उनको डिनाई कर रहा है, तो इसी बीच में इनके बीच में पूरा मैटर चलेगा। मतलब क्या, उसने ये क्लेम किया, सपोज ए ने, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्जांपल था, उसमें ये क्लेम किया कि यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बी कहता है नहीं भाई, यहां तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। तो व्हाट दिस इज बेसिकली एडमिशंस एंड डिनायल्स। और इसी प्रोसेस में आपका एग्जामिनेशन विल ऑल्सो टेक प्लेस। मैं आपको एक चीज बता दूं जो शायद कुछ लोगों को ना पता हो, जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इट डज नॉट ओनली अप्लाई टू अ क्रिमिनल केस, इट अप्लाइज टू सिविल प्रोसीजर ऑल्सो। काफी लोगों को ये लगता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसकी एप्लीकेशन सिर्फ सीआरपीसी और बीएनएसएस के साथ ही है। ऐसा नहीं है, उसकी कॉन्करेंट एप्लीकेशन जो है वो सीपीसी के ऊपर भी है। सीपीसी में भी जो पूरा सिविल प्रोसेस होता है ना, जिसमें एग्जामिनेशंस होते हैं, जहाँ पे विटनेसेस को बुला के एग्जामिन किया जाता है, उसका प्रोसीजर इज गिवन अंडर बीएसए। तो कीप दैट इन माइंड ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन विल ऑल्सो टेक प्लेस, ठीक है। एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन एंड आफ्टर दिस एडमिशंस एंड डिनायल्स, द इश्यूज विल बी फ्रेम्ड एज पर ऑर्डर 14, ठीक है। द इश्यूज विल बी फ्रेम्ड एज पर ऑर्डर 14 एंड विद द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज द सूट प्रोसीडिंग विल स्टार्ट। ठीक है, समझ में आ गया आपको। विद द इसके बाद मतलब एडमिशन एंड डिनायल्स के बाद क्या होगा, जो इश्यूज है इट विल बी फ्रेम्ड एंड विद द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज द सूट प्रोसीडिंग स्टार्ट्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? ये पूरा प्रोसेस था सिविल प्रोसीजर का। मैंने अच्छा किया इसके लिए अलग लेक्चर डेडिकेट कर दिया ताकि मैं आपको अच्छे समझा सकूं चीज़ें। तो एक काम करते हैं, एक बार फाइनल हम लोग इसको दोबारा पूरी चीज़ों को देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस यही समझ लेते हैं, दिस इज सफिशिएंट आई गेस, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, कॉज ऑफ एक्शन। फिर कॉज ऑफ एक्शन के बाद क्या होता है, प्लेंटिफ फाइल्स द प्लेंट। प्लेंट के बाद क्या होता है, नंबरिंग, जिसमें सीएनआर नंबर, डेट, टाइम, ये सब वगैरह दिया जाता है। इसी बीच में आपका क्या होता है, ऑफिस ऑब्जेक्शंस। और ऑफिस ऑब्जेक्शंस को क्योर करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है, 7 डेज। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑफिस ऑब्जेक्शंस जब एकदम प्रॉपर क्लियर हो जाते हैं और आपको डेट, टाइम और कोर्ट वगैरह बता दिया जाता है, तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, अपीयरेंस बिफोर कोर्ट। ठीक है, अपीयरेंस बिफोर कोर्ट, जिस दिन द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, द कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर ऑन द अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट। ठीक है, और यहां पर नेक्स्ट क्या होता है, द समन्स ऑर्डर विल बी
मतलब पैरेलली यहां पर क्या होता है, समन्स ऑर्डर को साइन किया जाता है, ठीक है, समन्स ऑर्डर साइंड बाय जज, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, पीएफ, प्रोसेस फी जो है उसको आपको पे करना पड़ता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 7 रूल 9। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। प्रोसेस फी के साथ आपको क्या, प्लेंट की कॉपीज को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, समन्स को इशू किया जाता है। पीएफ से अगर आपने नॉन कंप्लाई किया तो व्हाट इट विल लीड टू, इट विल लीड टू 2 सर्कमस्टांसेस, ऑर्डर 7 रूल 11F एंड ऑर्डर 7 रूल, सॉरी ऑर्डर 7 कह रहा, ऑर्डर 9 रूल 2। मतलब या तो आपके प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या तो आपके सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा अगर आपने इन कंडीशन से कंप्लाई नहीं किया है। प्लेंट में आपको याद है ना, हमने क्या समझा था कि सेक्शन 26 क्या कहता है, विद द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट द सूट इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट हमने ये समझा था कि आपको 2 ओरिजिनल कॉपी सबमिट करनी पड़ती है बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 4 रूल 1 क्लॉज 1, ठीक है। अगर आपने ये नहीं किया तो व्हाट इट विल लीड टू, इट विल लीड टू द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज E, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समन्स अब इशू हो चुके हैं, अब हम लोग करेंगे समन्स को सर्व। तो यहां पर हो गया समन्स सर्व, ठीक है। इस बीच में इंट्रोगेटरीज आ सकती है डिफेंडेंट के द्वारा, ठीक है। इंट्रोगेटरीज के बाद क्या होगा, WS विल बी फाइल्ड। WS मतलब क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट में कोई एडिशनल पॉइंट है तो रेप्लिकेशन विल बी सबमिटेड बाय द प्लेंटिफ, ठीक है, रेप्लिकेशन विल बी सबमिटेड बाय द प्लेंटिफ। उसके बाद रेप्लिकेशन में अगर कोई एडिशनल पॉइंट है तो रिजॉइंडर बाय द डिफेंडेंट, ठीक है, रिजॉइंडर बाय द डिफेंडेंट। और जब रिजॉइंडर हो जाएगा उसके बाद क्या है, फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट, फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट, जहां पर एडमिशंस एंड डिनायल्स विल बी मेड, एडमिशंस एंड डिनायल्स विल बी मेड, ठीक है। फिर बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 14 इश्यूज विल बी फ्रेम्ड, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रायल एविडेंस का ट्रायल का फेज शुरू हो जाता है। फिर यहां पर एविडेंसेस दिए जाते हैं एंड फाइनली आपकी डिक्री आ जाती है। अच्छा, आपको एक चीज और समझा देता हूं, जो ये एडमिशंस एंड डिनायल्स है इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एडमिशन एंड डिनायल्स के बाद इश्यूज को फ्रेम किया जाता है, ठीक है। अब जैसे सपोज ए और बी, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वाला जो एग्जांपल लिए थे उसको दोबारा एक बार लेते हैं। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ए कहता है कि देयर इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बी कहता है कि नो, देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नो देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आपने यहां पे एक पॉइंट नोटिस किया, एक चीज अगर आप ध्यान से समझे तो बी ने कभी भी ये नहीं किया कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। He is saying that there is no breach of contract, but he is not denying the existence of contract. इसका मतलब यह है कि जब इश्यूज को फ्रेम किया जाएगा तो यहां पर यह इशू रेज नहीं किया जाएगा कि वेदर देयर एग्जिस्ट्स अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, क्योंकि बी ने इंप्लाइडली एग्जिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। वाई? बिकॉज बी ने अपने रिटन स्टेटमेंट में अगर यह चीज कहीं लिखा ही नहीं है कि भैया कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ठीक है, उसने डायरेक्टली कह दिया कि नहीं भाई यहां पे कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो इंप्लाइडली इसका मतलब क्या निकल के आएगा, इसका मतलब यही निकल के आएगा कि द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट एंड द इशू विल बी दैट कि क्या यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कितना कंपेंसेशन बी को देना पड़ेगा ए को, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए है उसके अगेंस्ट में डिक्री पास हो जाएगी। समझ में आ गया आपको ये चीज़? मैंने आपको एक एक चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक समझा दिया है स्टेप्स इन सिविल प्रोसीजर में। और भी इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बट सपोज अगर एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि सिविल प्रोसीजर के पूरे स्टेप्स को आप अच्छे से समझाएं तो दिस इज़ हाउ यू विल एक्सप्लेन इट। बाकी इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे तो वो आपको मिलते रहेंगे। एंड मैं सोच रहा कि CPC के साथ पैरेलली मैं TPA के लेक्चर्स को भी शुरू कर दूँ, ठीक है। तो TPA भी मैं जल्दी शुरू कर दूंगा, प्रॉबेबली विद इन अ वीक और 2, ठीक है। अभी आप CPC एंजॉय करिए। मैंने एक पुराना लेक्चर मेरा पड़ा हुआ था BNSS का, जो मैंने बना के रखा था बट उसको अपलोड नहीं किया था, अपील के रिगार्डिंग पार्ट 31 ऑफ BNSS, ठीक है। तो वो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं अगर आपको सही बताऊँ तो BNSS में अब कुछ बचा नहीं है,
ठीक है, मतलब बीएनएसएस में बाकी जो चीज़ें हैं उसको आप खुद से पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएंगी। जो मेन पार्ट था वो मैंने कवर करवा दिया था। ठीक है, अगर आपने आरजेएस का एग्ज़ाम दिया होगा तो जितने भी सब्जेक्ट मैंने अब तक कवर करवाए हैं, जो भी टॉपिक मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं, आप ये चीज़ पक्का नोटिस किए होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों से ही आए थे। याद करिए, मैंने बस ऐसे आपसे डिस्कशन कर रहा, मैंने सेक्शन 222 और बीएनएसएस पे काफ़ी सारा एम्फेसिस दिया था, याद है आपको, जहाँ पर एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन कुछ मैटर्स में कॉग्निजेंस ले सकता है, और सेक्शन 222 से लगभग 3 क्वेश्चंस आपके आरजेएस में आए थे। तो इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस बार बार कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, और कहीं भी इधर उधर ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो सारी चीज़ें आप पढ़ नहीं सकते, सारी चीज़ें आप रिटेन नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वही चीज़ें रिटेन करनी है, वही चीज़ें पढ़नी है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसी के साथ अपने लेक्चर को एंड किया जाए। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।